स्टूडेंट्स, अब न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स जो हमने स्टार्ट किए थे उसमें 2 लेक्चर्स हमारे सीरीज़ में हो गए थे। ये थर्ड लेक्चर है उस सीरीज़ का। और हमने जो इंट्रोडक्शन किया था उसमें क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद अब हम जो पार्ट ले रहे हैं वो है गैस फील्ड डिटेक्टर्स का। तो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर 3 जो कैटेगरीज़ हैं वो हम जानते हैं। 3 तरह के डिटेक्टर्स जो हैं, आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर और कीकर मिलर काउंटर, इनको हमें स्टडी करना है। तो इस पार्ट में अभी जो हम करेंगे कि वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, कंस्ट्रक्शन क्या है, और किस तरह से हम जो कर्व है जो शो करता है कि ये इसको हम किस तरह से समझें इस प्रोसेस को, और आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट वर्सेस दी इनपुट वोल्टेज के बीच में जो कर्व, उसको हम आयनाइजेशन का भी बोलते हैं। तो वो हम स्टडी करेंगे इन 2 लेक्चर्स में। आज उसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। और 3 डिटेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली हैं जिनके ऊपर की जो हमारे कोर्स में भी है और हम उन्हें समझना ज़रूरी है। तो इसको करने के लिए हमारे को बेसिक प्रोसेस जो है वो इसमें सबसे पहले पता करना है। तो क्या होता है बेसिक प्रोसेस? हमने देखा था कि पहले जब प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो एक एनर्जेटिक पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है या रेडिएशन है, अगर वो चार्ज है और किसी मीडियम से गुज़रता है जिसमें गैस हो सकता है, लिक्विड सॉलिड हो सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स का जनरेशन करता है। और जब ये जो गैस आयन पेयर्स हैं, अगर वो इंटरेक्ट करते हैं किसी भी गैस के एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से वाया कूलम्ब इंटरेक्शन, तो ये हमें आयनाइजेशन, प्राइमरी, जिसको हम प्राइमरी आयनाइजेशन बोलते हैं, तो वो क्रिएट करते हैं। और इस प्रोसेस में अगर बहुत ज़्यादा, अगर उसके पास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के क्रिएशन के बाद में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्दर आयनाइजेशन करेंगे और इसको सेकेंडरी आयनाइजेशन का नाम देते हैं। तो इसको हम स्टेट कैसे करेंगे बेसिक प्रोसेस को, कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए जब भी किसी वॉल्यूम ऑफ गैस में जो एक चैम्बर में बंद हो, जिसके अंदर, जैसे अभी बताया, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस होगा, और ये इनइलास्टिक कोलिजन्स हैं, और इनसे जो हमें एक पल्स मिलेगी, इलेक्ट्रिकल पल्स सिग्नल। पल्स को हमें समझना है तो सिंपल एक वोल्टेज का हाइट है या वोल्टेज वैल्यू है, किसी भी पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी आर के अक्रॉस अगर होती है विद अ फाइनाइट टाइम इंटरवल, जिसको हम पल्स बोलते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए कि ये किस तरह से फॉर्म होता है, तो एक दो चीज़ें और जो हम इसके अंदर जानना चाहेंगे वो ये है कि जब रेडिएशन आता है तो ये जो आयन पेयर है उसकी जो एनर्जी पैदा होने के लिए चाहिए होती है वो करीब करीब एक कांस्टेंट होती है। अगर एक गैस का पर्टिकुलर गैस ले लें, जैसे इसमें इनर्ट गैसेस को लिया जाता है डिटेक्टर्स में फिलिंग के लिए, तो हर गैस के लिए उसकी आयन पेयर प्रोड्यूस करने की जो एनर्जी है, जैसे कि एग्जांपल ले लें तो अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए जैसे 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करीब होती है अगर एयर लेते हैं, और हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करीब होती है। बट नियॉन में ये 29, 28, 30 हो जाती है, और आर्गन में उससे भी कम 28 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के लिए भी हम एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं, तो वो जितनी एनर्जी, तो जो भी एनर्जी डिपॉजिट होती है इस प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ द गैस में, मतलब
वो जितने आयन पेयर प्रोड्यूस होंगे उसके प्रोपोर्शन में ज़्यादातर होती है। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है वो इन डिटेक्टर्स का ये होता है कि ज़्यादातर केसेस में ये डिटेक्टर जो है वो एक सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री होती है, जिसके अंदर जैसे बताया गैस फिल्ड होती है, जिसमें दो वायर्स रहेंगे, एक तो सेंट्रल वायर रहता है और एक दूसरे वायर की जगह, जिसको सेंट्रल वायर जो है वो एनोड की तरह वर्क करता है, पॉजिटिव वोल्टेज पे रहेगा। और एक इसकी जो बाउंड्री है सिलेंडर की, उसके अंदर एक जो है वो एक कोटिंग किया जाता है, और उसको अगर हम अर्थ पोटेंशियल पे रख दें, ज़ीरो पोटेंशियल पे, तो ये बिहेव करेगा एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो फिगर में इसको हमने रेक्टेंगुलर बनाया है, बट नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में सिलेंड्रिकल होती है। तो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन में है, बीच में सेंट्रल एक एनोड है वायर, जो ज़्यादातर टंगस्टन वायर होता है। चैम्बर में आपके गैस फिल्ड होती है, और जो एनोड है उसको एक हाई पोटेंशियल वोल्टेज पे दिया जाता है, डीसी। और जब हम ग्राउंड करेंगे इलेक्ट्रोड के जो कोटिंग है, जो या सिलेंडर की जो बाउंड्री है, उसको इनर कोटिंग एक कर देंगे, और तो उसको ज़ीरो वोल्टेज पे रख दें, पोटेंशियल पे, या अर्थ कर दें, सिंपल आप इसको कहें, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमारा बन जाएगा। तो हमारे एक हाई वोल्टेज हम दे सकते हैं बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड। अब ये जो एक C0 हमने शो किया है, ये क्या होता है, आप जब भी देखें द कैपेसिटेंस है इनबिल्ट, अगर कोई मीडियम है, किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, तो एक कैपेसिटेंस डेवलप होता है। तो ये एक सिस्टम का, इसकी ज्योमेट्री के कारण ये एक कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ है C0 से। हमने इसके डॉटेड लाइन से इसको डिस्प्ले किया है, और इस सर्किट में बाहर एक C लगा रखा है जो कि चार्ज को एक्यूमुलेट करता है, और एक रेजिस्टेंस है जिसमें कि अगर आपको बाहर चार्ज निकालना है या करंट बनाना है, पल्स चाहिए, तो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये आप ओम्स लॉ से भी समझ सकते हैं। तो इसमें इसको समझना क्या है कि एक तो इसके अंदर चैम्बर है, उसके अंदर एक इनर्ट गैस है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है इनर्ट गैस का, और उसके साथ एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड है। आउटर जो एनवेलप है उसका खोल, उसके अंदर एक कोटिंग होगी जो कि अर्थ पे रखी जाएगी, तो उससे वो नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। इसमें गैसेस जो लेते हैं हम ज़्यादातर, इनर गैसेस, वो इस तरह से चूज़ की जाती हैं कि इनकी जो आयंस हैं जो फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उनकी लाइफ हो, तो लॉन्ग लाइफ टाइम होनी चाहिए। और अब इसकी वर्किंग पे एक बार हम आते हैं कि ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग में इसको करने के लिए और एक और चीज़ है कि इलेक्ट्रोड्स में आपको पता है, अगर मान लीजिए कहीं पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होना है, तो आप जानते हैं Q=CV, एक बहुत वेल नोन रिलेशन है। तो आप अगर V चाहिए तो Q/C होगा। तो यदि C जो C0 अगर जितनी स्मॉल होगी, उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आप मेजर या प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के। तो उन आयंस के द्वारा जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, उतना ही हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उसको डिटेक्ट करना इजी होगा। तो ये चीज़। अब हम क्या करेंगे कि जैसे V से इसको डिनोट किया है DC इस फिगर में, तो एक हाई वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज बिटवीन द एनोड और एक सेंट्रल वायर, जो सेंट्रल वायर एनोड एंड आउटर वॉल कैथोड के बीच में दिया जाएगा, और थ्रू अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। C0 जैसे बताया, ये इलेक्ट्रोड और काउंटिंग सिस्टम की कैपेसिटी है। और इसके क्या होगा
कि जब वोल्टेज लगाते हैं और कोई दो इलेक्ट्रोड के बीच में सेपरेशन है डी, तो आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो V बाई डी से रेगुलेट होती है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप होगा इस गैस में, इस सिस्टम के अंदर। और जब ये रेडिएशन आएगा, जैसा फिगर में देखें, अगर लेफ़्ट से आयनाइजिंग पार्टिकल आएंगे तो वो उसको आयनाइज करेंगे। ये आपको पहले भी बताया है और ये प्रोसेस हम समझ चुके हैं। तो जब ये रेडिएशन आएगा जिसमें प्राइमरी जो है वो अल्फ़ा रे, बीटा रे या सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी गैस में जो गामा रेस के टक्कर के द्वारा पैदा हो सकते हैं, वो तोड़ता है उनको, तो उससे वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। और जैसा आपको बताया, सबसे पहले प्राइमरी आयनाइजेशन होगा जिसके अंदर की कूलम इंट्रैक्शन से वो इलेक्ट्रॉन और आयन पेयर का फॉर्मेशन होगा। और यदि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो सेकेंडरी आयनाइजेशन होगा और उससे वो आयन पेयर्स की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इट विल बी ए मल्टीप्लाइड बाय मैनी टाइम्स। तो यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा इस केस में? तो गैस के मॉलिक्यूल्स अगर कुछ सफिशिएंट है और वो रेडिएशन आ रहा है और वोल्टेज नहीं लगाया गया है तो कुछ तोड़ेगा तो वो आयन पेयर्स में, लेकिन वो क्योंकि प्लस और माइनस होगा और आपको पता है कि ड्रिफ्टिंग होती है जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाते हैं, सो देयर इज़ अ ड्रिफ्ट। सो व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो ड्रिफ्ट, एंड ये आयन पेयर्स जो हैं वो सिंपली अगर बन भी गए तो वो रिकम्बाइन कर जाएंगे एंड आउटपुट में आपको कोई पल्स या करंट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो, जैसा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स जहाँ मूव करता है तो उसमें वो उसके रेडियल डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, और जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव कैथोड की तरफ, वॉल्स की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है, जो बिजली इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सेंट्रल वायर इलेक्ट्रोड पे जाएगा। तो वहाँ जाके वो रिसीव होगा या डिपॉजिट हो जा। अब नेगेटिव आयंस जो हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। किसकी वजह से? क्योंकि उनका मास कम होता है, और जो हैवी होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी कम होगी, और मास जो है उनका ज़्यादा होता है, स्पीड कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बीइंग लाइट वो मूव ज़्यादा तेज़ी से करते हैं, और इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है कंपेयर टू दी पॉजिटिव आयंस। तो इतने ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जल्दी से दौड़ के वो एनोड पे रिसीव हो जाते हैं, और पॉजिटिव आयंस क्योंकि ड्रिफ्टिंग में टाइम लगता है तो उनको टाइम वहाँ कैथोड तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो हमारे लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसके अंदर, उसके अंदर एनोड पे हम इलेक्ट्रॉन्स को ही इसीलिए कलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो एनोड है उसके ऊपर चार्ज कलेक्शन होगा, या सिंपली इलेक्ट्रॉन्स है, Q इज इक्वल टू N, आप जानते हैं। सो इफ़ इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड, तो चार्ज Q जो है वो कलेक्टेड हो जाएगा Q अमाउंट से। और ये जो है किसी हमने बताया इनबिल्ट इसका C0 है, तो ये जो चार्ज डिवाइडेड बाई C0 गिव्स यू दी पोटेंशियल ड्रॉप एट दी एनोड। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जैसे बताया भी, अगर लो कैपेसिटेंस होगा इलेक्ट्रॉन्स में तो उतना ही हाई पोटेंशियल आप डेवलप कर सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो अक्रॉस R होना जो हमारे को इलेक्ट्रिकल पल्स दे देगा। ये जो इलेक्ट्रिकल पल्स है वो प्री एम्पलीफायर के द्वारा प्रोसेस हो जाएगी और जो फर्दर आगे काउंटिंग के लिए दे दी जाएगी। अब जैसा पल्स आपको बताया जस्ट पोटेंशियल ड्रॉप, और अगर आप हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी चीज़ की तो आप इसकी पीक हाइट, पीक वैल्यू जो है वोल्टेज की, वो
उस पर जो डिपॉजिट हो रहा है उसको नोट कर लें। तो अब ये जो पल्स हाइट है या जो पल्स बनी और जो उसका तो वो किस पे डिपेंड करेगा? नेचुरल है कि जो उसका आयनाइजिंग पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन आता है बीटा पार्टिकल, उसकी एनर्जी कम होती है। और अप्लाइड डीसी वोल्टेज कितना लगाया है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही उसके अंदर जो है वो रेडियल उस डायरेक्शन में मूवमेंट ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि पल्स हाइट जो है वो उनकी ज़्यादा होगी। जैसे हाई चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो उनकी लार्ज पल्स होगी, और लाइट चार्ज पार्टिकल की स्मॉल पल्स बनेगी, तो उसकी पल्स हाइट्स भी अलग अलग होंगी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रेडिएशन। तो यदि इसको समझना है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और इसको समझने के लिए हम एक वर्किंग को कि कैसे गैस फील्ड काम करता है डिटेक्टर, तो हम इसको एक करैक्टरिस्टिक कर्व, जिसका आयनाइजेशन कर्व भी बोलते हैं या करैक्टरिस्टिक कर्व भी बोलते हैं, वो हम प्लॉट करते हैं बिटवीन दी अप्लाइड डीसी वोल्टेज ऑन द एक्स एक्सिस और दी पल्स हाइट ऑन दी वाई एक्सिस। और ये जो ग्राफ है ये हमें आउटपुट बताता है कि कितने नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो एनोड के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। तो ये इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये ड्रॉ करने में ये डायग्राम बनेगा, और इसके अंदर आप क्लियरली कुछ मार्क कर सकते हैं रीजन्स। यहाँ पे 2 कर्व्स ड्रॉ किए हैं जो 2 तरह के पार्टिकल्स के लिए को बताया जा रहा है। और इसमें जो फर्स्ट रीजन है वो एक ऐसा रीजन है जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लो है तो उसके अंदर जनरली रिकम्बाइन कर जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन रीजन है। सेकेंड रीजन, इसको हम आगे पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन रीजन, और इसके ऊपर जो डिटेक्टर बेस होगा वो आयनाइजेशन चैम्बर होगा। जो थर्ड रीजन है उसके अंदर एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर की जो पल्स हाइट है, जो नंबर आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अप्लाइड वोल्टेज के। इसका मतलब, और अप्लाइड वोल्टेज आप जानते हो कि हाफ CV² एनर्जी होता ही है, तो इसलिए इनकमिंग एनर्जी रेडिएशन का जो है वो वैल्यू जो है, ये प्रोपोर्शनल रीजन जो है आपको एनर्जी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है, और टाइप्स भी। तो सेकंड और थर्ड डिटेक्टर्स आपको नेचर और पार्टिकल, आयनाइजिंग पार्टिकल और एनर्जी कितनी है, थर्ड वाला एनर्जी आपको डायरेक्ट प्रेडिक्शन देगा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो पल्स हाइट है ये इंडिपेंडेंट हो जाती है अप्लाइड वोल्टेज की। आप कितना ही वोल्टेज लगाएं उसके अंदर कांस्टेंट काउंट्स आएंगे। अब ये जो काउंट्स हैं ये इस पे नहीं निर्भर करते कि कौन सा चार्ज पार्टिकल आया है, मतलब आयनाइजिंग पार्टिकल क्या है, अल्फ़ा बीटा है, गामा है, तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो सबके लिए एक ही पल्स आती है और उसका हाइट भी वही रहता है। तो ये जो रीजन है इसको GM रीजन बोलते हैं, और इस पे बेस्ड जो डिटेक्टर है वो GM काउंटर होता है। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए हमारा इतना ही है। और इसमें जैसे आउटपुट पल्स बताया भी, तो वो आपका एक्सटर्नल वोल्टेज और इनिशियल नाइजिंग इवेंट, इनके बेसिस पे ये जो 4 हैं इनको तीनों को डिटेक्टर्स जो हैं वो बेस इस पे हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में